हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का क्या मतलब होता है ये समझेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन कराने की नीड या बेनिफिट क्या है और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि जीएसटी में आप रजिस्टर हुई या जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका मतलब होता है कि आपने एक यूनिक नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मतलब जीएसटी अथॉरिटीज़ के थ्रू जो कंसर्न टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनसे आपको एक यूनिक नंबर अलॉट होता है जिसको हम कहते हैं जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो जीएसटी पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि आप कंसर्न टैक्स अथॉरिटी के पास अप्लाई कर रहे हैं उस आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। ठीक है, जो जिसके बेसिस पे क्या होगा, जिसके बेसिस पे आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी, आप एक रिकॉग्नाइज्ड सप्लायर बन जाएंगे और आपको गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करने की परमिशन मिल जाती है। करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जीएसटी पोर्टल पे जाके जो कंसर्न जीएसटी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, उनसे उनको अप्लाई करना कि हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिले, हमें जीएसटीआईएन नंबर मिले। तो ये जीएसटीआईएन नंबर जैसे ही अलॉट होगा, हम ये कहेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो गए। करेक्ट। तो जो टैक्स पेयर्स होते हैं, उनको क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है। जब तक वो आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके पास नहीं होगा, वो कभी भी अपने कस्टमर्स से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। अब आपने ये देखा होगा कि जब भी आप शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, तो वो बिल में क्या करते हैं, जीएसटी आपसे कलेक्ट करते हैं। मतलब जो चीज़ आपने खरीदी है उसकी प्राइस प्लस जीएसटी दोनों आप किसको दे देते हैं, उस सप्लायर को देते हैं। पर जीएसटी तो किसको जानी है, गवर्नमेंट को जानी है। तो हम वो पैसा किसको दे रहे हैं, सप्लायर को क्यों दे रहे हैं, मतलब जिससे हमने सामान खरीदा, हम वो पैसा उसको क्यों दे रहे हैं। तो ये पैसा उसको वो ले सकता है, इसका हक उसको कौन दे रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रहा है। तो जो टैक्स पेयर होता है, उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है, तभी वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको ये आइडेंटिफिकेशन नंबर कब लेना होता है। तो उसमें कई टाइप्स हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के कई टाइप्स आते हैं कि कंपल्सरी है, वॉलंटरी है, सीओ मोटो है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन है, कई टाइप्स उसके आते हैं। पर जनरली अगर जिस दिन भी आप लाइबल हुए, मतलब आपकी लाइबिलिटी अराइज होती है, क्रिएट होती है, उसके 30 दिनों के अंदर ही आपको अपने आप को जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर लेना चाहिए। क्लियर है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जीएसटी पोर्टल पे जाना, उनकी कंसर्न टैक्स अथॉरिटीज से एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई करना कि हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दीजिए, जिसको बोलते हैं जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जैसे ही वो नंबर मिला, आप रजिस्टर्ड हो गए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जीएसटी को रजिस्टर करने के लिए या रजिस्ट्रेशन कराने की क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, या अगर हम खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं कि नीड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन या बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आप बताइए। देखिए, एक हो गया जीएसटी के बेनिफिट्स, है ना, जीएसटी के एडवांटेज। तो अगर क्वेश्चन में जीएसटी की एडवांटेज पूछा गया तो अलग बात हो गई, पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बेनिफिट्स या नीड पूछा जा रहा है तो आपके लिए एक अलग चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स या क्या नीड्स देख रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की क्या ज़रूरत है। तो पहली बात, तो जो नीड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ क्या होती है कि अगर किसी भी पर्सन की जो टर्नओवर है उनका, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, अब टर्नओवर भी एक एग्रीगेट टर्नओवर कहा जाता है। तो अगर उनकी वो एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है, वो लिमिट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन की गई है कि इतना तक कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आगे बढ़ता है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाएगा आपका टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। मतलब आपको जीएसटीआईएन नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है कि अगर आपकी लिमिट एक्सीड करी तो आप तुरंत जाइए अपने आप को अप्लाई कराइए, मतलब जीएसटीआईएन के लिए अप्लाई कराइए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप पे पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी, जहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट जाता है 20,000 जाता है, इसके अलावा जो भी टैक्स इवेड हुआ है उन सबको भी देख के हायर अमाउंट चला जाता है।
राइट? तो पेनल्टी इम्पोज़ हो जाती है। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर बेनिफिट्स की जगह देखते हैं या नीड की बात करें तो एक चीज़ ये हो जाता है कि आप एक रिकॉग्नाइज़ पर्सन हो जाएँगे। मतलब अब आप जैसे ही आपको आइडेंटिफ़िकेशन नंबर मिल गया, तो आप एक रिकॉग्नाइज़ सप्लायर हो गए। आपकी एक आइडेंटिटी हो गई कि हाँ, आप पर्टिकुलर गुड्स में या पर्टिकुलर सर्विस में लीगली डील कर रहे हैं। है ना? हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, हम गुड्स एंड सप्लाई में डील कर रहे हैं, तो हम जो 2-4 लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, सिर्फ़ वो हमें जान रहे हैं। पर हमारा एक लीगल आइडेंटिफ़िकेशन होना, एक ऑथराइज़ेशन होना, वो कैसे होगा? जैसे हमें वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है हमारा, जैसे हमें वो आइडेंटिफ़िकेशन नंबर मिल जाता है। तो एक लीगल रिकॉग्निशन के लिए भी क्या ज़रूरी होता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। और अगर आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो भी आपका लीगल होना, आपका ऑथराइज़ सप्लायर होना ज़रूरी है। तो ऑथराइज़ सप्लायर के ये बेनिफिट्स हैं कि आप एक लीगल पर्सन बन गए, लीगल सप्लायर बन गए गुड्स या सर्विसेज़ के, करेक्ट? इसके अलावा आप इसका जो बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया, तभी आप ऑथराइज़ हैं कि आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करें। आप देखिए, अगर आप किसी के यहाँ परचेज़ करने गए सामान और उन्होंने आपको बिल नहीं दिया, ठीक है? और वो आपसे कहते हैं कि इतने का सामान हुआ और इतने का जीएसटी लगा, टोटल प्राइस आप इतना पे कर दीजिए और वो आपको बिल नहीं दे रहे हैं। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन वाक़ई में ऑथराइज़ है कि नहीं कि हम उसको जीएसटी का अमाउंट दे दें? तो वो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? एक बिल मिलेगा, जिस बिल पे उनका आप देखेंगे बिल जो होगा, तो वहाँ पे आपको लिखा होगा कि उस वो जो सप्लायर है उसका जीएसटीआईएन नंबर क्या है? जो गुड्स आप खरीद रहे हैं, उसका एचएसएन कोड क्या है? या सर्विसेज़ आप ले रहे हैं तो उसका सैक कोड क्या है? वो सब वहाँ मेंशन होता है और फिर आपको दिखा रहेगा कि सीजीएसटी इतनी लगी या एसजीएसटी इतनी लगी या फिर आईजीएसटी इतना चार्ज किया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? यस, हम परचेज़ प्राइस प्लस जीएसटी का प्राइस दोनों मिला के इस पर्सन को, इस वेंडर को दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया? ये ऑथराइज़ हो गया। तो जो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आपके पास जीएसटीआईएन है, तभी आपको ये ऑथराइज़ेशन मिलती है कि आप कस्टमर से जीएसटी का अमाउंट, जो टैक्स का अमाउंट है, वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट हो जाता है कि कलेक्शन की पावर आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तभी आप क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जिसको बोलते हैं आईटीसी, है ना? तो आईटीसी आप कब क्लेम कर सकते हैं? जब आप एक रिकॉग्नाइज़ जीएसटी पर्सन हो, मतलब रिकॉग्नाइज़ सप्लायर हो, और रिकॉग्नाइज़ सप्लायर कब बनेंगे? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अब ये आईटीसी का क्या सिंपली अगर मीन समझिए, तो जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज़ कभी किसी से खरीदी होंगी, उसके बाद उसको सेल कर रहे होंगे, तो खरीदते वक़्त जो आपने टैक्स दिया होगा और जब आप उसको सेल कर रहे हैं, तो जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, दोनों को नेट ऑफ कर देंगे, सेट ऑफ करा देंगे। मतलब कितना हमने पे कर दिया और कितना हमने कलेक्ट कर लिया, तो जो रिमेनिंग बचेगा उतना ही हम गवर्नमेंट को जमा करेंगे। अब अगर आप ऐसा नहीं किए हैं, तो आपको पूरा अमाउंट देना होता है। तो आईटीसी का क्लेम आप कैसे ले सकते हैं? जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट मतलब फ़ायदा ले रहे हैं, किसका? इनपुट टैक्स का। इनपुट टैक्स मतलब क्या? जब आपने खरीदा था, परचेज़ किया था, तो आपने टैक्स दिया था। तो आप कहते हैं कि अगर मैंने किसी से टैक्स कलेक्ट किया है, तो मैंने दिया भी तो था, तो पहले जितना दिया उसको कट कर देते हैं, अब जितना रिमेनिंग बचेगा उतना ही हम गवर्नमेंट को जमा करेंगे, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज़ आपने परचेज़ किया उस वक़्त जो पे किया है, और सेम जब आप गुड्स एंड सर्विसेज़ को किसी को सप्लाई करते हैं, उस वक़्त जो रिसीव करते हैं उसको नेट करके कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि ये जो इनपुट टैक्स का है पूरा, मतलब मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर से लेके जो पूरे सप्लाई चेन में लास्ट पर्सन है, वो सब कोई आराम से अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन तब जब कि वो सभी के सभी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हों, तभी। तो एक सीमलेस क्रेडिट है ये, है ना? कि आराम से फ्लो है, एक आराम से कि जिसको आईटीसी का क्लेम करना है, आराम से इनपुट टैक्स का आप क्रेडिट लेते रहिए। पूरी सप्लाई चेन में इनिशियल पॉइंट से लेके लास्ट, जो चेन का लास्ट पॉइंट है, वो सभी सब्जेक्ट टू क्या? कि आपका रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा का जो बेनिफिट है वो क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं, उस पे जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं,
उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन हो जाती है अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं। अब इसका एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो आप ये समझिए कि अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड करते हैं खुद को, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जिसको कहते हैं जीएसटीआर, मतलब जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटीआर आपको फाइल करना पड़ता है। तो एक होता है जीएसटीआर 1, एक होता है जीएसटीआर 2, एक होता है जीएसटीआर 3। अब ये कैसे हैं? पता है, एक में आपको क्या होगा, जितना भी आपने परचेज़ किया उसके बिल्स लगाने होंगे। एक में आपको जितना भी आप सेल कर रहे हैं उसके बिल अपलोड करने पड़ते हैं। और जो जीएसटीआर 3 होता है वो दोनों को कंसोलिडेट कर देता है कि कितना परचेज़ है, कितना सेल है, कंसोलिडेट करके आपका तैयार कर देता है। तो कहीं न कहीं आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो जा रही है कि क्या टैक्स आपने पे किया, क्या टैक्स आपने कलेक्ट किया, आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में कितना कलेक्ट किया, कितना पे किया, कितना आपको आईटीसी मिलेगा। तो हर एक चीज़ मेंटेन हो जाती है। तो ये सारे फ़ायदे किस चीज़ के हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। या अगर नीट क्वेश्चन में पूछता है तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी, जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो सकती हैं आपकी। क्लियर है? तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है और क्या बेनिफिट्स और नीड्स हैं। अब इसके अलावा इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर डिटेल में हम एक-एक सेक्शन को डील करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो जब भी रजिस्ट्रेशन पढ़ना है, हमें ये टोटल 6 सेक्शन हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्या हो गया? पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसको सेक्शन 22 डील करता है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 22 किसको डील करता है कि कौन से वो लोग हैं जो जिनकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि भाई आप अपने आप को रजिस्टर कराओ। ठीक है? तो उनको किस में डील किया गया? सेक्शन 22 में उन सारे लोगों के नाम दिए गए, लिस्ट दी गई कि ये लोग की लायबिलिटी अराइज हो जा रही है, ये खुद को रजिस्टर कराएं। उसी तरह सेक्शन 23 किसको डील करता है? वो बताएगा कि ऐसे लोगों के बारे में जिनकी लायबिलिटी नहीं है कि वो खुद को रजिस्टर कराएँ, मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जीएसटी के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएँ। तो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अलग-अलग करके इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कौन से वो पर्सन है जो लायबल नहीं है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के, उनको उनकी लिस्टिंग करिए। कौन से लोग हैं जो लायबल हैं, उनकी लिस्टिंग करिए, राइट? तो सेक्शन 22 लायबल और सेक्शन 23 जो लायबल नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 24 डील करता है कंपल्सरी या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन को। ऐसे कौन से लोग हैं, मतलब सेक्शन 24 बेसिकली क्या कह रहा है कि उन कैटेगरीज ऑफ पर्सन को बताता है जिनको स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। और ये वो लोग होते हैं जो सेक्शन 22 के अंदर जनरली, मतलब जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसमें कवर हो गए, पर अदरवाइज इन लोगों को ये रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया कि आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। क्लियर है? इसके अलावा सेक्शन 25 डील करेगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को, कि आप रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट देख रहे हैं, तो आपको लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, फिर भी आपका मन कर रहा है, स्वेच्छा से आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन लेना, तो उसके लिए क्या चीज़ है? तो वो सेक्शन 25 कहता है। वहीं डीम्ड रजिस्ट्रेशन, जिसको मान लिया जाएगा कि आपका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सेक्शन 26 डील करेगा। और जो सिक्स्थ आपका है सीटीपी और आरटीपी के रिगार्डिंग है कि अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न मेंशन है, वो सेक्शन 27 में दिया गया। तो ये 6 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन में पूछे जाते हैं। कौन से लायबल है? 22, नॉट लायबल 23, मैंडेटरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन 24, वॉलंटरी 25, डीम्ड 26 और एनआरटीपी और सीटीपी 27। तो जो वॉलंटरी, डीम्ड और स्पेशल है, ये सब क्या कंपल्सरी वगैरह, ये सारे टाइप्स में चले जाते हैं, और पहले के 2 लायबिलिटी और नॉट लायबिलिटी में चले जाते हैं। तो एक-एक सेक्शन को हम बहुत डिटेल में डील करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।